हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज की इस क्लास में हम स्टडी करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कंसेप्ट स्टडी करेंगे और साथ ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी ट्राई करेंगे। तो जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए। क्लास को पूरा एंजॉय के साथ पढ़ना, हर एक चीज समझ में आएगी और एक एक क्वेश्चन को नोट भी करना और प्रैक्टिस भी करना। और फॉर्मुले का जो इसमें फंडा रहता है ना, बहुत सारे फॉर्मुले। सर करंट इलेक्ट्रिसिटी में तो इतने सारे फॉर्मुले कैसे याद होंगे? तो उनका एक प्रॉपर सिक्वेंस मैं आपको बताऊंगा। उस सिक्वेंस को अगर आप याद कर लेते हैं तो कोई सा भी फॉर्मुला आपको तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है, टेक्निक क्या है वो समझते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है भाई? करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है इसके बारे में आपको पहले से ही पता होगा। एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर से यूनिट एरिया से पर सेकंड जितना चार्ज फ्लो हो उसको क्या कहते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। उसका जनरल फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या होता है? I इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज अपॉन टाइम, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, क्या होता है? करंट होता है। अगर हम यहां से चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज का एक फॉर्मूला होता है एनी, दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो उसके बेसिस पर करंट का क्या फॉर्मूला निकल कर आता है? एनी अपॉन टी। ये जनरल फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक, अब मैं जो फॉर्मूले के बारे में बात करना चाहता हूं उसको जरा समझिए। अगर मान लो हमको एवरेज करंट निकालना है, कौन सी करंट निकालना है? एवरेज। तो एवरेज करंट का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय क्या होता है? डेल्टा टाइम होता है। ये हमारी कौन सी करंट है? एवरेज करंट। अगर आपको डेल्टा क्यू गिवन है और टाइम इंटरवल गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हैं? एवरेज करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मान लो अगर आपको एग्जामिनर करंट देखकर करंट पूछ ले, करंट देखकर करंट पूछ ले, तो आप कैसे करंट निकालेंगे? तो उस समय आपको एवरेज करंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। किसका? इंस्टेंटेनियस करंट का, जो आपको गिवन है वो कितनी है? आई। उसका क्या करेंगे आप? डिफरेंशिएशन करेंगे और टाइम से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। उसका भी आप क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, ठीक। तो जब भी आपको करंट देकर एवरेज करंट पूछे तो हमेशा उसी क्वांटिटी का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, वो हर केस में लगेगा। जैसे आपको एस्लेशन निकालना है और एस्लेशन दिया है तो आपको ये काम करना है। वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी दी है, यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देकर आपको क्या निकाल रहा है? एवरेज वेलोसिटी। यही फंडा, यहां पर क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी। अगर एस्लेशन की बात करेंगे तो एस्लेशन आ जाएगा। तो करंट ही नहीं, सभी के लिए ये क्या हो जाएगा? अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए करंट का एक और फॉर्मूला समझिए। देखिए, अगर हमको dq बाई dt निकालना है, एक इंस्टेंटेनियस करंट निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ता है? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? हमको क्या करंट देगा? इंस्टेंटेनियस करंट देगा। तो dq बाई dt का जो स्लोप है, यानी कि डिफरेंशिएशन का जो स्लोप, ये जो चीज है वो स्लोप है। क्या देता है हमको? स्लोप देता है। और ये जो स्लोप देता है वो किस चीज का स्लोप है? चार्ज और टाइम। और चार्ज और टाइम का जो स्लोप होता है वो कौन सी करंट देता है? करंट नहीं, इंस्टेंटेनियस करंट देता। तो याद रखिएगा, स्लोप जो है वो हमको क्या देगा? इंस्टेंटेनियस करंट देगा। तो हम जो डिफरेंशिएशन करते हैं उससे हमको क्या मिलती है? इंस्टेंट वैल्यू मिलती है। ठीक, अगर हम बात करें जैसे कि हमारे पास करंट इंटू dt, इसका अगर हम एरिया प्लॉट करते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलता है? चार्ज मिलता है, टोटल चार्ज मिलता है। क्या मिलता है? टोटल चार्ज मिलता है। ठीक है, अब एक चीज यहां पर याद रखिएगा कि जो करंट का जो आपने इंटीग्रेशन किया है, करंट का जो इंटीग्रेशन किया है उसका जो एरिया होता है वो आपको एक पर्टिकुलर वैल्यू नहीं देता, टोटल वैल्यू देता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? dq बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन जो होता है वो इंटरवल के लिए होता है। किसके लिए होता है? इंटरवल के लिए, यानी कि चेंज के लिए। किसके लिए होता है? इंटरवल चेंज के लिए। ठीक है, कि फाइनल और इनिशियल के बीच में कितना है? चेंज है, उसके लिए आता है। जैसे अगर हम बात करें एरिया टाइम, एस्लेशन टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो हमको क्या देगा? वेलोसिटी ना, वो हमको देगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि डी डेल्टा भी देगा। क्या देगा? डेल्टा भी। तो याद रखिएगा, जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या देता है हमको? इंटरवल देता है। क्या देता है? इंटरवल, जिसमें फाइनल माइनस क्या होता है? इनिशियल होता है। लेकिन जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमको कौन सी वैल्यू मिलती है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू मिलती है। तो ये दोनों चीजें आपको पता हो। कुछ नहीं, सारी चीजें। अब आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों, अब हम एक नई क्वांटिटी के बारे में स्टडी करते हैं। देखो, जिसका नाम है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का अगर आपने फॉर्मूला याद कर लिया तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के मोस्टली सारे फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे। कैसे? देखो, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है सिग्मा इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाय एम। टाउ क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम होता है। क्या होता है? रिलैक्सेशन टाइम, जो टेम्परेचर से इफेक्ट होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर मुझे कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पता है तो मैं रेजिस्टिविटी निकाल सकता हूं। रेजिस्टिविटी क्या होती है? कंडक्टिविटी की रेसिप्रोकल होती है भाई। तो क्या आ जाएगा? 1 सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू ये दी है तो कितना आ जाएगा? m डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ। और आपको पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टिविटी है
वो मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, वो लेंथ और एरिया पर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर है? इसलिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, mne² टाउ। चलिए इतनी बात क्लियर है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, देखो आपने कौन सा फॉर्मूला याद किया, कंडक्टिविटी का, क्या निकला, रेजिस्टिविटी। अगर आपको रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला पता है, रो एल अपॉन क्या होता है, ए, तो आप रेजिस्टेंस का प्रॉपर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि रो का फॉर्मूला क्या होता है, ये अभी आपने निकाला, बस इसको याद करिए, ये बना, ठीक है, क्योंकि बेसिक फॉर्मूला सबको याद ही होते हैं, रो। चलिए तो इसमें रख देंगे हम, क्या बनेगा हमारे पास, आर इज इक्वल टू, रो की वैल्यू कितनी है, एम एल डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टाउ, और कुछ रह गया, ए रह गया, राइट। तो ये रेजिस्टेंस का क्या आ गया, आपका बेसिक फॉर्मूला आ गया, मतलब एक प्रॉपर फॉर्मूला आ गया कि रेजिस्टेंस जो होता है वो किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम बात करें ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू आर। तो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म्स पर ओम्स लॉ का फॉर्मूला क्या हुआ, तो यहां से हम निकाल सकते हैं, V इक्वल टू आर की वैल्यू रख दो यहां पर, तो एम एल आई डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर टाउ ए। तो ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म पर किसका फॉर्मूला आ गया, ओम्स लॉ का फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया भाई, ओम्स लॉ का फॉर्मूला आ गया। अब देखो करंट का एक और फॉर्मूला हमको याद है, I इक्वल टू क्या होता है, एन ई ए बी डी। तो यहां से हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, किसका भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, बीडी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा, आई एन ई ए मिलेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है, आपको याद होगा, ई कैपिटल ई टाउ अपॉन क्या होता है, एम, ठीक है। तो ये दोनों ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला आपने किससे बनाया, करंट के फॉर्मूले से, एन ई ए बी डी, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला याद रखिएगा, एन ई ए बी डी, ठीक है। ये तो यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, आई डिवाइडेड बाय दिस, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको पहले से ही याद है, ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। ई क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ई अपॉन एम को आप स्पेसिफिक चार्ज भी कहते हैं, ठीक है। क्लियर है बच्चों यहां तक? हाँ, तो सीक्वेंस क्या है, आपको क्या याद रखना है, कंडक्टिविटी, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, उससे आपका रेजिस्टिविटी बन जाएगा, रेजिस्टिविटी के बाद आपका रेजिस्टेंस बन जाएगा, और उसके बाद आपको क्या बन जाएगा, ओम्स लॉ बन जाएगा। तो ये सारे फॉर्मूलों को याद रखना है, तो इसको अच्छे से रट्टा मार लेना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब हम समझते हैं करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, ठीक है। अब करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो करंट डेंसिटी होता है J इक्वल टू आई अपॉन ए। यूनिट एरिया से जितनी करंट फ्लो होती है उसको क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यूनिट एरिया से जितनी करंट फ्लो होती है उसको क्या कहते हैं, करंट डेंसिटी। अब देखिए करंट डेंसिटी का एक बेसिक फॉर्मूला ये तो है, लेकिन इसका ओरिजिनल फॉर्मूला क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। करंट का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू जे वेक्टर बच्चों इनटू एरिया वेक्टर, और अगर इनका डॉट है तो मतलब आपको पता होगा जे ए कॉस थीटा, डॉट प्रोडक्ट हमको क्या देता है, कॉस थीटा देता है, ठीक है। तो ये करंट का एक और नया फॉर्मूला आपके सामने, करंट डेंसिटी के फॉर्म में और एरिया के फॉर्म में, और इनटू में क्या आता है, एंगल। एंगल किसके बीच का है, करंट डेंसिटी और यस एरिया वेक्टर। चलिए तो ये फॉर्मूला आ गया। तो यहां से करंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा, J इक्वल टू आई डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा। तो ये ओरिजिनल फॉर्मूला है किसका, करंट डेंसिटी का। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब मैं आपको एक और नया फॉर्मूला बताता हूं। जैसे कि हमारे पास ये करंट का एक फॉर्मूला था हमारे पास, क्या, I इक्वल टू एन ई ए बी डी, ये फॉर्मूला था भाई, ठीक। तो अगर हम यहां पर पुट कर देते हैं इसको, J इक्वल टू आई के स्थान पर एन ई ए बी डी डिवाइडेड बाय ए, तो ये ए से ए कैंसिल, तो क्या मिल जाएगा, एन ई बी डी। तो देखिए करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन आया, ये रिलेशन आया मेरे भाई, J इक्वल टू एन ई बी डी। क्लियर है? तो यहां पर जो J है आपका, J है, अगर इनको कांस्टेंट मान लिया जाए तो ये किसके प्रोपोर्शनेट है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। तो जितनी ज्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, करंट डेंसिटी होगी, और इनकी डायरेक्शन क्या होती है, पैरेलल टू ईच अदर होती है। करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसी होती है, पैरेलल टू ईच अदर होती है, ठीक है। अच्छा देखो यहां तक आपको चीजें क्लियर हो गई। अब इसके बाद एक क्वांटिटी और स्टडी करते, फिर मैं आपको दोबारा लेकर आऊंगा किस पर, करंट डेंसिटी पर। तो एक क्वांटिटी का नाम है, एक मैं उसको पहले बता देता हूं आपको, उसका नाम है मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है भाई, तो मोबिलिटी आपने पढ़ी होगी, मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोबिलिटी म्यू इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी
ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से जितना इलेक्ट्रॉन या जो भी चार्ज करे ड्रिफ्ट होता है उसको क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं। क्या मोबिलिटी का ये ओरिजिनल फॉर्मूला है? सुनिए, तो मोबिलिटी जो होती है वो जो फॉर्मूला में होता है उस पर डिपेंड तो ना, तो मोबिलिटी आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड नहीं करती है, किस पर डिपेंड करती है? तो सुनिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ई कैपिटल ई टाउ डिवाइडेड बाय क्या होता है, एम। तो जैसे आप यहां पर इसको पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगी, मोबिलिटी। तो देखिए ई कैपिटल ई से कैपिटल ई कैंसिल हो जाएगी, तो ई टाउ अपॉन एम। तो ये मोबिलिटी का एग्जैक्ट फॉर्मूला होता है। तो मोबिलिटी आपकी इन दोनों इन चीजों पर डिपेंड करती है, किस पर? देखो ई अपॉन एम पर और किस पर, टाउ पर। तो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड बढ़ेगा तो क्या बढ़ जाएगी, मोबिलिटी बढ़ जाएगी। अब देखो जरा इसमें एक चीज, आप जरा इसमें एक चीज समझो, जरा देखना है ना। हम एक काम करते हैं, हमारे पास ये आ गया एक फॉर्मूला होता है, कौन सा, मोबिलिटी के बेसिस पर, ठीक है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है। कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन क्या होता है, एम होता है कि नहीं होता? चलो अब देखो इसको मैं कैसे लिख रहा हूं, एन ई इंटू ई टाउ अपॉन एम। अब ई टाउ अपॉन एम क्या होता है, मोबिलिटी होती है, तो मोबिलिटी कितनी आ जाएगी, यस एन ई म्यू, करेक्ट। चलिए, तो कंडक्टिविटी और मोबिलिटी के फॉर्म में एक और नया फॉर्मूला आपके सामने दे रहा, क्या, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू एन ई म्यू, ठीक है। चलिए, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका माना जाता है। क्लियर है बच्चों? ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जैसे कि हम बात कर रहे थे करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी का क्या फॉर्मूला आया था हमारे पास, ये फॉर्मूला आया था। क्या हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है? यस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बी डी इक्वल टू ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले को आप यहां रख दीजिए। तो जैसे आप यहां रखेंगे तो देखना जरा, एन और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह एन ई, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह ये आ जाएगा ई कैपिटल ई टाउ अपॉन क्या हो जाएगा, एम। तो ये कितना हो गया, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम मल्टीप्लाई में क्या है, ई, और एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो यहां से क्या मिल जाएगा, सिग्मा ई, और ये क्या है, जे। तो ये वाला जो फॉर्मूला आया, अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि जे भी आपके वेक्टर क्वांटिटी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ये क्या है, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ कूलम्ब्स, सॉरी ओम्स लॉ। इसको क्या कहेंगे, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर है बच्चों? तक आपको सारे फॉर्मूले क्लियर हुए होंगे, तो इनको याद रखिएगा, टेबल बना के रखिएगा। अब बढ़ते हैं हम आगे। अब हम समझते हैं एक और नई क्वांटिटी होती है जो कि कंडक्टिविटी से रिलेटेड होती है, इसका नाम है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस किसका रेसिप्रोकल होता है, तो आंसर है रेजिस्टेंस का। और कंडक्टिविटी किसकी रेसिप्रोकल थी, यस, रेजिस्टिविटी की, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आपको पता है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहां रखेंगे तो ए ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक। अब एक टेम्परेचर से रिलेटिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, काफी इंपॉर्टेंट, उसको भी याद रखिएगा। से रिलेटिव एक और फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट, एक वायर है आपके पास, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसका रेजिस्टेंस उस समय कितना है, RO है, ठीक है, या R0 जो भी बोलो आप, ठीक है। और T डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, टेम्परेचर को चेंज करने पर उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, RT। तो बताइए कि 0 डिग्री सेल्सियस पर इतना रेजिस्टेंस था, तो T टेम्परेचर पर कितना रेजिस्टेंस होगा। तो उसको निकालने के रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यहां पर अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसी अल्फा को हम लिखने का दूसरा तरीका क्या होता है, अगर हम इसकी कैलकुलेशन कर लें, इसका मल्टीप्लाई इधर कर लें, इसका इधर कर लें, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी RT माइनस R0 डिवाइडेड बाय R0 मल्टीप्लाई डेल्टा टी, ठीक है। तो ये क्या है, रेजिस्टेंस का डिफरेंस है, और ये क्या है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और ये टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक है। तो अल्फा याद रखिए क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसी से मिलता जुलता एक और फॉर्मूला होता है जो जी रेजिस्टेंस के ऊपर है और वो रेजिस्टिविटी के ऊपर है, सेम फॉर्मूला है। क्लियर है बच्चों? अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में हमको नेट पावर कितनी करनी हुई, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/P नेट 1/P1 प्लस 1/P2, ठीक है। अगर बल्ब आपके किस में जुड़े हैं, पैरेलल में, तो उसकी नेट पावर कितनी करनी हुई, उसको निकालने का तरीका क्या होता है, P1 प्लस P2। याद रखिएगा, सीरीज में 1/P1 प्लस 1/P2, और पैरेलल में क्या होता है, P1 प्लस P2 होता है, ठीक बच्चों। अब हम बात करते हैं फॉर हीटर कॉइल्स के बारे में। एक हीटर T1 टाइम में पानी गर्म करता है, दूसरा हीटर T2 टाइम में पानी गर्म करता है। तो दोनों को अगर हम सीरीज में जोड़ देंगे तो कितने टाइम में पानी गर्म करेगा, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्या, T इक्वल टू T1 प्लस T2। फिर से अगर पहले में जोड़ देंगे तो क्या, कितने टाइम में गर्म करेगा, तो T1 मल्टीप्लाई T2 डिवाइड बाय T1 प्लस T2। क्लियर है बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं।
देखो बच्चों, अब मैं आपको बताता हूं रेजिस्टेंस का एक वर्सेटाइल फॉर्मूला, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कैसे? देखो, आपके पास रेजिस्टेंस का बेसिक फॉर्मूला क्या है? R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, चलो, अगर मान लो मुझे ऊपर वॉल्यूम बनाना है तो मैं क्या करूंगा? तो ऊपर वॉल्यूम बनाने के लिए लेंथ तो दिया है, एरिया का मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा, एरिया का मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे भी तो एरिया है, तो अपन क्या करेंगे? एक एरिया का नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट? तो ये हो जाएगा आपका एरिया स्क्वायर, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा वॉल्यूम। ठीक है भाई, चलो, अगर मान लो मुझे नीचे वॉल्यूम बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? देखो, रो, तो नीचे वॉल्यूम बनाने के लिए देखो नीचे एरिया दिया है, एरिया में लेंथ की आवश्यकता है, वॉल्यूम बन जाएगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? ठीक। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? आपको मास का फॉर्मूला याद है? मास क्या होता है? यस, आपका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। वॉल्यूम इनटू क्या होता है? डेंसिटी। तो यहां पे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आएगा? मास अपॉन डेंसिटी। मास अपॉन क्या आ जाएगा? डेंसिटी। तो जैसे ही आप यहां पर पुट करोगे तो रो एल स्क्वायर, नीचे क्या आ जाएगा? मास, ऊपर क्या बन जाएगी? डेंसिटी। क्लियर है बच्चों? देखो, बी की जगह मैंने क्या रख दिया? मास अपॉन डेंसिटी। तो डेंसिटी ऊपर चली गई, ये तो ये फॉर्मूला आ गया आपका। इसको थोड़ा सा हम रब कर देते हैं। चलिए, अब देखिए क्वेश्चंस आपके किस तरह से बनेंगे। पहले तो यहां पर एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूं। अगर आपका एरिया कांस्टेंट है, एरिया इज कांस्टेंट, तब तो आपको पता है रो तो किसी मटेरियल के लिए कांस्टेंट ही होता है, तो रो को मारो गोली, तो आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट एल। ठीक है, अगर एरिया कांस्टेंट है तो लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। ठीक, अब मान लो लेंथ इज कांस्टेंट, तो रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनेट हो जाएगा? एरिया के। एरिया बढ़ाओगे, मोटा वायर लोगे, रेजिस्टेंस कम, पतला वायर लोगे, रेजिस्टेंस ज्यादा। ठीक है, इतनी बात समझ में? चलिए देखिए बच्चों, इसके बाद और चीज समझिए। देखो, अगर मान लो आपका डेंसिटी रेजिस्टिविटी और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनेट हो जाएगा? एरिया स्क्वायर के। हाँ, कंडीशन आपको दी जाएगी, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो बताइए रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनेट होता है? 1 अपॉन एरिया के स्क्वायर। ठीक है, चलो, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। अगर मान लो आपका आपका रेजिस्टिविटी और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट हो, तो रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है? एल स्क्वायर। अब सबको क्या पता है कि रेजिस्टेंस तो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, एल स्क्वायर कह रहे हैं। हाँ, तो केस बाय केस होता है। अगर आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो उस सिचुएशन में रेजिस्टेंस लेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, इधर आओ, अगर मान लो यहां पर आपका रेजिस्टिविटी और डेंसिटी दोनों कांस्टेंट हो, तो उस सिचुएशन में रेजिस्टेंस जो होगा वो लेंथ के तो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा, लेंथ के तो स्क्वायर के प्रोपोर्शनेट होगा, और मास के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होगा। क्लियर है बच्चों? ठीक। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बता दूं, अगर रेजिस्टेंस में 5% से कम चेंज हो तो इस केस में क्या होगा? डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर इक्वल टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल। यदि 5% से कम चेंज हो तो डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर टू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? ये वाले चेंज में, ये वाले केस में लिख रहा हूं, एल। ठीक है, तो आप याद रखिएगा केस टू केस, ये किस का अप्लाई करना है जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट हो, और ये वाला किस का अप्लाई करना है जब आपका एरिया कांस्टेंट। क्लियर है भाई? तो ये चीजों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक महाअस्त्र तैयार करके रखना है, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इससे कन्वर्ट करके आप किसी भी फॉर्मूले को कन्वर्ट कर सकते हो, और उसकी प्रोपोर्शनैलिटी और इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी दोनों चीजें आपको बता सकते हो, और 5% से कम चेंज हो तो ये दोनों चीजें आप याद रखें। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाते हैं। देखो बच्चों, अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैं आपको बता दूं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इससे नीट में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम सेल को चार्ज करेंगे तो उस समय टर्मिनल वोल्टेज, इसको कौन सा वोल्टेज कहते हैं? टर्मिनल वोल्टेज। ठीक है, तो टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है? V इक्वल टू ई प्लस आई इंटू आर। ई क्या होता है? यहां पर ईएमएफ होता है। ई क्या होता है? ईएमएफ। ठीक है, अगर हम सेल को डिस्चार्ज करते हैं, क्या करते हैं? डिस्चार्ज। अभी हम उसको क्या कर रहे थे? चार्ज कर रहे थे, तो प्लस आएगा, डिस्चार्ज करेंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। दिस इज टर्मिनल वोल्टेज, ईएमएफ। ओके, अब मैक्सिमम पावर थ्योरम क्या होती है? हमको मैक्सिमम पावर कब मिलती है? तो सुनिए, जब आपका बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस दोनों इक्वल होते हैं, तो उस समय पावर जो होती है वो कैसी होती है? मैक्सिमम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, मैक्सिमम पावर थ्योरम। कब पावर मैक्सिमम मिलती है? जब इंटरनल रेजिस्टेंस और लोड रेजिस्टेंस का क्या होता है? इक्वल होता है। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों, अब हम बात करेंगे कलर कोड ऑफ रेजिस्टेंस, इससे भी नीट में क्वेश्चन आते हैं। देखिए, तो एक बेसिक फॉर्मूला याद रखिए, क्या फॉर्मूला होता है? ये फॉर्मूला होता है
R इज इक्वल टू ए बी मल्टीप्लाई 10 टू पावर C प्लस माइनस d%। ठीक है, यहां पर जो फर्स्ट जो डिजिट होते हैं मतलब A और B, ये आपको क्या बताते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड कलर रेजिस्टेंस, 2 डिजिट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी कि यहां पर ऐसे स्ट्रिप्स बनी रहती हैं इस तरह से, लाइक दिस, ऐसे ऐसे, इसको हम बोलेंगे A, इसको हम बोलेंगे B, इसको बोलेंगे C और इसको हम बोलेंगे D। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट नंबर ऑफ डिजिट रहेंगे आपके रेजिस्टेंस के, ये 2 कलर रहेंगे यहां पर। ठीक है, ओके। अब जो थर्ड वाली जो स्ट्रिप होगी यहां पर, थर्ड वाला जो कलर होगा यहां पर, थर्ड कलर रिप्रेजेंट पावर ऑफ 10, तो ये किसकी पावर बताता है, 10 की पावर को बताता है। और जो लास्ट वाला जो स्ट्रिप होता है यहां पर, वो किसको बताता है, यस, कितना परसेंटेज में एरर है। अब उसको याद करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, देखो एक तो ये फॉर्मूला याद रखिए कि यहां पर पहले नंबर ऑफ डिजिट, जो फर्स्ट जो डिजिट होंगे वो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस बताएंगे। ठीक है, और तीसरा वाला जो डिजिट 10 की पावर को बताएगा, और जो लास्ट वाला जो कलर होगा वो किसको बताएगा, आपका एरर को बताएगा। तो उसके लिए कोड हमने बनाया हुआ है बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइब, और जहां पर गोल्डन, सिल्वर और नो कलर। तो इसकी कोड को कैसे याद रखेंगे, ब्लैक 0, ब्राउन 1, रेड 2, ऑरेंज 3, येलो 4, ग्रीन आपका 5, ब्लू आपका 6, वॉलेट आपका 7, ग्रे आपका 8, व्हाइट आपका 9। गोल्डन के लिए 5% एरर, सिल्वर के लिए 10% एरर और नो कलर मतलब 20% एरर। इतनी बात आपको समझ में आई? बस अभी आप सवाल कराएंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर है। क्लियर है भाई? इसको नोट कर लेना, अच्छे से याद रख लेना। वेरी क्या याद रखना है, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड भाई। क्लियर है? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, नीट के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी का मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट देखिए। अगर आपके पास रेजिस्टेंस है, उन्हें आपने सीरीज में जोड़ा है, अगर आपके पास रेजिस्टेंस उन्हें आपने पैरेलल में जोड़ा है, तो क्या क्या कंडीशन है आपको याद होगी, रिवाइज कर लेते। देखो, पहली, करंट सेम ईच है रेजिस्टेंस, यानी कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट कैसी होगी, सेम होगी। ओके। दूसरा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, डिफरेंट। करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, डिफरेंट होगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट, पोटेंशियल ड्रॉप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, रेजिस्टेंस। जहां रेजिस्टेंस जितना बड़ा होगा वहां पर पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा, जहां रेजिस्टेंस छोटा होगा वहां पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, कम होगा। ठीक है, चलिए, पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, I इंटू क्या होता है, R होता है। ठीक, अब सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ठीक, सभी रेजिस्टेंस जुड़ जाते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर मान लीजिए सीरीज कॉम्बिनेशन में आपने जितने भी रेजिस्टेंस जोड़े हैं सबकी वैल्यू सेम है, 5 5 5 10 10 10, तो आप डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, N इंटू R करके। ठीक है, चलिए आइए अब हम समझते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या समझते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट डिफरेंट ईच रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस करंट क्या होती है, डिफरेंट होती है। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्यों है, तो याद रखिए पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम ईच रेजिस्टेंस, यानी कि हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा, तभी उसको क्या माना जाएगा, पैरेलल माना जाएगा। ठीक है, ओके। तीसरा पॉइंट, यहां पर जो होता है ना, करंट जो होती है रेजिस्टेंस की क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट। जहां जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा वहां करंट की वैल्यू कम, जहां जितना छोटा रेजिस्टेंस होगा वहां करंट की वैल्यू ज्यादा। ठीक, क्योंकि B इज कांस्टेंट। ये थ्योरम से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला पूछा जाए तो क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, या फिर आप इसका क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ये निकाल लेंगे, क्या, R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, अगर पैरेलल में बहुत सारे रेजिस्टेंस सेम मैग्नीट्यूड के n रेजिस्टेंस हो, मान लीजिए सेम मैग्नीट्यूड के n रेजिस्टेंस हो, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, R/n होता है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए, यहां पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है वो जो रेजिस्टेंस होता है लेस देन स्मॉल रेजिस्टेंस, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत सारे रेजिस्टेंस जुड़े हैं और उसमें से जो सबसे छोटा वाला जो रेजिस्टेंस होगा ना, सबसे छोटा वाला रेजिस्टेंस होगा, वो वाले रेजिस्टेंस से भी कम वैल्यू किसकी आएगी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की आएगी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, बहुत ही वर्सेटाइल कंसेप्ट आप लोगों के लिए, कॉमन पोटेंशियल निकालने वाला। देखिए, अगर आपको R1 और R2 दो रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट है, इस लोकेशन का पोटेंशियल V1 है, इस लोकेशन का पोटेंशियल V2 है, तो इनका कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालोगे। कैपेसिटर में आपने एक और चीज देखी होगी, यहां पर एक कैपेसिटर लगा, यहां दो लगा, यहां पर तीसरा लगा, उसका कॉमन पोटेंशियल कैसे निकालोगे। जैसे यहां पर हमने रेजिस्टेंस लगा दिए, एक रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस और तीसरा रेजिस्टेंस, यहां का पोटेंशियल V1, यहां का पोटेंशियल V3, यहां का पोटेंशियल V2, तो इनका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, तो उसको निकालने के लिए कैपेसिटर से थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है, V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, अगर मान लो दो रेजिस्टेंस हो तो इसको गायब आप कर देंगे।
ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल निकालने का ये फॉर्मूला याद रखिएगा। समझ में आई बात? देखिए बच्चों, अब हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, बैटरी का सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखो इन दोनों सिचुएशन में अगर आपसे नेट ईएमएफ पूछा जाए तो कैसे निकालोगे? कुछ नहीं करना, E1 प्लस E2 प्लस E3 जोड़ दो सबको। अगर सेम ऑर्डर में ना हो गए, अपोजिट ऑर्डर में हो तो उनका माइनस हो जाएगा। क्लियर है? रेजिस्टेंस पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस आप निकाल सकते हो। ठीक, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या है? आपके पास एक सेल E1 है, एक सेल E2 है, पैरेलल में जुड़े हैं, इसकी पोलैरिटी दोनों की सेम पॉइंट पर है, यानी कि दोनों प्लस प्लस है, दोनों माइनस माइनस है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में फॉर्मूला क्या होगा? नेट ईएमएफ निकालने का E1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस E2 डिवाइडेड बाय R2 डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है भाई, अगर इनकी पोलैरिटी डिफरेंट हो गई तो आपको यहां पर क्या लगाना पड़ेगा? माइनस। रेजिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है बच्चों? समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मीटर ब्रिज का कंसेप्ट। कुछ नहीं है, एक दो बातें आपको याद रखनी है, भर भर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि मीटर ब्रिज किस पर वर्क करता है? तो याद रखिएगा व्हीटस्टोन ब्रिज में। ठीक, व्हीटस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट क्या है? P/Q = R/S होता है। P/Q = R/ क्या होता है? S होता है। अच्छा, इसका अननोन रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये है आपके सामने, दिस। ये फॉर्मूला कैसे आया थोड़ा समझ लेते हैं। देखो ये आपके सामने, यहां पर ये जो R है इसको क्या कहते हैं? नोन रेजिस्टेंस, और S क्या होता है? अननोन रेजिस्टेंस, मतलब S की वैल्यू हमको निकालनी होती है। ठीक है, यहां पर एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं और इसको जॉकी के साथ बैलेंस करते हैं। सपोज बैलेंसिंग लेंथ हमारी कितनी आई? L आई। कितनी लेंथ आई? L। ठीक, यहां से यहां तक का लेंथ 100 सेंटीमीटर होता है, तो बची लेंथ को क्या करेंगे? 100 में से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या फॉर्मूला बनेगा? यहां से यहां तक का जो रेजिस्टेंस होता है उसको बोलेंगे P, यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस जो होता है इसको P बोलेंगे, इसको Q बोलेंगे। ये R और S तो दिया ही है। ठीक है, R नोन रेजिस्टेंस हो गया, S अननोन हो गया, और PQ रेशियो रेजिस्टेंस हो गया। तो देखिए P की वैल्यू कितनी है? L, तो यहां पर कितना पुट कर देंगे? L। Q की वैल्यू कितनी? 100 माइनस L, तो यहां पर कितना पुट कर देंगे? 100 माइनस L। और ये R, ये R और ये S। R आपको पता होगा, L आप निकाल लोगे। ठीक है, L भी दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आप देख लेंगे, जैसा भी न्यूमेरिकल्स आएगा, और जो भी L होगा उसमें से माइनस करेंगे 100 में से, तो आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? S की वैल्यू निकाल। क्लियर है? ठीक, तो ये छोटा सा एक कंसेप्ट है मीटर ब्रिज का, जिस पर नीट के भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी हम ट्राई करें, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं पोटेंशियोमीटर वायर। इससे भी नीट में 4-5 बार क्वेश्चन पूछे गए। देखो पहली चीज तो इसका यूज क्या है? इसके 3 यूज है। पहला देखो, यूज टू मेजर ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखो पोटेंशियोमीटर वायर का जो प्रिंसिपल है वो किस पर बेस्ड है? पोटेंशियल ग्रेडियंट पर बेस्ड है। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? K = V/L। ठीक है, तो L लेंथ चलने पर कितना चेंज आएगा? V, तो यूनिट लेंथ चलने पर कितना चेंज आएगा? V/L। कितना ड्रॉप हुआ? L लेंथ चलने पर V ड्रॉप होता है, तो एक यूनिट लेंथ चलने पर कितना ड्रॉप होगा? V/L। इसी को क्या कहते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ठीक है भाई, चलो अब इसका पहला यूज क्या है? ईएमएफ, और दूसरा क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक, तो अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए पूछा जाए तो फॉर्मूला याद रखिएगा, R = कैपिटल R जो नोन रेजिस्टेंस होगा, L2/L1 - 1। ऊपर हमेशा बड़ा वाला लेंथ रखना है और नीचे हमेशा छोटा वाला लेंथ रखना है। ठीक, या फिर इसी का एक और फॉर्मूला होता है R = RE/B। इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये ईएमएफ है, ये टर्मिनल वोल्टेज है, ये दोनों की वैल्यू दी है, R दिया है, स्मॉल r आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट। अब एक और यूज इसका रहता है, वो क्या है? टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल। एक बार लेंथ हमने L मेजर की बैलेंस करके, तब ईएमएफ E1, और एक बार लेंथ हमने L2 मेजर की तब ईएमएफ E2। तो पूछेंगे आपसे E1/E2 का रेशियो, तो फॉर्मूला याद रखिएगा, E1 और E2 का रेशियो L1 + L2/L1 - L2। क्लियर है? तो ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब इन्हीं सारे कंसेप्ट और फॉर्मूले के बेसिस पर अब हम न्यूमेरिकल ट्राई करने जा रहे हैं। तो आइए, अब आएगा आपको मजा। चलिए अब न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। आइए बच्चों, पहला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इनका क्या कहना है कि 4 अल्फा पार्टिकल्स एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखो लेफ्ट से राइट की तरफ 4 अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं और 8 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। ठीक है भाई, एंड 4 प्रोटॉन राइट टू लेफ्ट, और 4 प्रोटॉन जो है वो राइट टू लेफ्ट आ रहा है। ठीक है भाई, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? थ्रू अ क्रॉस सेक्शन एरिया पर सेकंड की बात की जाए, टाइम की वैल्यू 1 हो गई। देन फाइंड इलेक्ट्रिक करंट। देखो करंट का फॉर्मूला क्या होता है? Q/T, और Q/NE/T। अच्छा इधर आ, सबसे पहले हम बात करते हैं 4 अल्फा पार्टिकल। 4 अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या होता है? अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल में कितना चार्ज होता है? 2 चार्ज होता है, तो 4 में कितना होगा? तो आप कह दोगे
8e चार्ज होगा लेकिन प्लस, और 8e इलेक्ट्रॉन माइनस, यानी कि 8e प्लस और 8e माइनस, तो यानी कि ये वाला जो नेट चार्ज है वो तो कितना हो गया, 0। तो बचा कितना, 4 प्रोटॉन, बस आ गया आंसर। तो यहां पर कितना जाएगा 4 और E, और ये कितना हो जाएगा 1, और E की वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻19, और मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहला आंसर आपका आ जाए। क्या था, कुछ नहीं। बच्चों इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। इनका क्या कहना है, करंट फ्लोइंग थ्रू वायर I इक्वल टू दिस, तो I इक्वल टू कितना दिया है 2T, ठीक। देन फाइंड एवरेज करंट फ्लोइंग थ्रू वायर इन 4th सेकंड। देखो तो इसके लिए अभी आपको कंसेप्ट बताया था, करंट देके करंट पूछ ले तो क्या करना है, एवरेज करंट निकालने के लिए इंटीग्रेशन करना है। करंट देके करंट पूछ ले तो क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, I dt डिवाइडेड बाय dt, ठीक है। पर सेकंड के लिए पूछा है, मतलब 1 सेकंड के लिए बात करेंगे तो ये तो कट ही गया, खत्म करो इसको। देखो तो I कितना दिया है 2t, सॉरी t और dt, लिमिट क्या लग जाएगा 4 सेकंड का मतलब क्या होता है 3 to 4। तो देखो सॉल्व कर लो फटाफट से, 2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना आएगा t स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और लिमिट क्या चल रही 3 to 4, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है भाई। अब लिमिट रखेंगे अपर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो ये कितना आ जाएगा 16 में से 9 गए तो कितना बचेगा 7, तो 7 एम्पियर आपका आंसर हो जाएगा। दिस इज करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत, ठीक है। फिर से सुन लो, करंट फ्लोइंग थ्रू वायर, देखो करंट देके करंट पूछा है तो आपको बताया था इंटीग्रेशन करना होता है, ठीक है। क्लियर है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। आइए इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है किसके लिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए। अच्छा देखो पहला सही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो आपने करंट का फॉर्मूला पढ़ा है, I इक्वल टू क्या होता है NEA/BD, ठीक है। तो ये करंट का फॉर्मूला होता है, गलत, ठीक। अगर यहां से ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालोगे तो क्या बनेगा I/NEA, ये होना चाहिए, तो रॉन्ग है, ठीक। आइए अब इसकी बात करते हैं, ये सही है। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है E/τ/m, और ये क्या दिया है हमको, ये दिया है, चलो ये भी रॉन्ग हो गया अपना। अब इसकी बात करते हैं, इसको चेक करते हैं। देखो dt बराबर कितना दिया है हमको, μv/L दिया है। अच्छा इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, तो आपको पता है v/L इक्वल टू क्या होता है E, तो ये कितना आ जाएगा μe आ जाएगा। यहां से म्यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा BD/E आ जाएगा। अब इसको तो आप पहचानते होंगे, इसको क्या कहते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये करेक्ट ऑप्शन है, तो ये आपका सही हो जाएगा और ये आपका गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि BD इक्वल टू सिग्मा E बोल रहा है, जबकि आपका क्या होता है J इक्वल टू सिग्मा E होता है, वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। क्लियर है। तो इस तरह से थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करके वो आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो इस क्वेश्चन को बनाते हैं, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2 कॉपर वायर हैविंग मास रेशियो। देखो 2 कॉपर वायर, उनका मास रेशियो हमको दिया है, सपोज m1 m2 हम मान लेते हैं इसको 2:1, ठीक है भाई। चल आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने कहा है कि एंड रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अब रेशियो किसका दिया है, एरियाज का, तो A1/A2 कितना दिया है आपको 2:1। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं भाई, फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा, अब देख मेरे भाई, अब रेजिस्टेंस का रेशियो हमको निकालना है और मास और एरियाज के रेशियो आपको दिए, कैसे निकालोगे। तो आपको पता है अभी स्टार्टिंग मैंने एक मास फॉर्मूला आपको बताया था, उसी का यूज हम करेंगे। देखो सबसे पहले आप देखो R इक्वल टू क्या होता है ρL/A। अब भाई हमको एरिया का रेशियो दिया, तो एरिया तो हम खा नहीं सकते, ठीक है। लेंथ हमको दिया नहीं है, तो हमको लेंथ को चेंज करना पड़ेगा, इसको मास बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे, तो हमें एक काम करते हैं, हमको एक चीज पता होती है कि मास जो होता है ना वो वॉल्यूम से रिलेट होता है, मतलब वॉल्यूम में मास आ जाता है, तो हम इसको वॉल्यूम बनाएंगे, ठीक है। तो हम देखो लेंथ है, तो यहां पर एरिया का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे यहां पर एक एरिया और नीचे लेकर आना पड़ेगा, तो एरिया का डिवाइड कर दिए, एरिया का मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया का डिवाइड कर दिया, तो ऊपर में वो क्या मिल जाएगा, नीचे तो A² मिल जाएगा और ऊपर में वो क्या मिल जाएगा वॉल्यूम, ठीक। इतनी बात समझ भाई, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक। क्योंकि हमारी अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि एरिया और मास दिया तो मास पर कन्वर्ट करेंगे, एरिया हमारे पास है। तो अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो अच्छा आपको मास का फॉर्मूला पता है, मास इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है। तो वॉल्यूम का क्या होगा, सो वॉल्यूम का हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। तो चलिए अगर हम यहां पर इसको पुट करते हैं तो मास कहां आएगा ऊपर, डेंसिटी कहां आएगी नीचे। तो अब हमारा फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा रो इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी और ये एरिया का स्क्वायर, ठीक है भाई। चलो तो ये कन्वर्जन हो गया। अब हमारे पास मास भी है और एरिया भी है, ठीक है। अब इन दोनों को तो तुम मारो गोली, क्योंकि डेंसिटी तो वही रहेगी मटेरियल की और रो रेजिस्टिविटी मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है, कॉपर वायर थे तो नो चेंज, तो ये दोनों कांस्टेंट हो गए। तो अब हमारा
रेशियो जो रेजिस्टेंस है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, मास पर और एरिया पर डिपेंड कर रहा है। अब देखो सॉल्व कैसे करेंगे, R1 अपन R2 हमको निकालना है, ठीक है। अब हम निकालते हैं रेशियो, तो रेशियो किसका निकालना है, R1 बाई R2 का निकालना है, ठीक है। अब देखो मास का कैसा रिलेशन है, प्रोपोर्शनेट का, एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनेट का। तो मास को हम पहले लिख लेते हैं 2:1, ठीक है भाई। अब रेजिस्टेंस के साथ एरिया का कैसा रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट, यानी कि उल्टा आएगा, यानी कि ऊपर A2 आएगा, नीचे कितना आएगा, A1 आएगा। ऊपर A2 आएगा, नीचे क्या आएगा, A1 आएगा, क्यों, इनवर्सली प्रोपोर्शनेट है। तो मैं ऊपर पहले किसको लिख लेता हूं, 1 को लिख लेता हूं, नीचे किसको लिख लेता हूं, 2 को लिख लेता हूं। अब यहां पर ध्यान से देखिए स्क्वायर लगाए, तो आप इस पर भी क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये कितना हो जाएगा 1/4, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि आपका रेजिस्टेंस का रेशियो कितना आ जाएगा 1:2 आ रहा है, 1:2 आ रहा है, 1 थोड़ा लगता है ऑप्शन में मिस्टेक है, तो आप इसको 1:2 कर लेना, क्या कर लेना 1:2, तो आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, कुछ नहीं था, आपको क्या लगानी थी, एप्पल लगानी थी। तो इस तरह क्वेश्चन नीट में आते हैं। देखो एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, 2 कॉपर वायर हैविंग मास रेशियो 2:1, तो मास रेशियो दिया है 2:1, ठीक है भाई, एंड रेशियो ऑफ देयर एरिया, एरिया के रेशियो दिए है अपन को ये। अब देन फाइंड रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, तो आपको रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, अब आपको मास पता है, एरिया पता है, लेकिन हमारे फॉर्मूले में लेंथ आता है, तो कन्वर्ट करो, मास में बदलो उसको। तो मास में बदलने के लिए एरिया का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे कर दिया, तो वो वॉल्यूम में कन्वर्ट हो गया, ये आ गया। और वॉल्यूम का फॉर्मूला हमको पता है, मास का फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा, ठीक है। और ये कांस्टेंट है एक पर्टिकुलर मीडियम के लिए, तो बस, तो हमको ये रिलेशन मिल गया बस। या तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में ये याद आ जाए मास और एरिया का रिलेशन, तो आप तुरंत आंसर निकाल लो। अगर नहीं भी निकाल पाते तो आप इस फॉर्मूले से अप्रोच करके वहां तक पहुंच सकते। कोई दिक्कत, पसंद आया, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए बच्चों, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, तो P और Q के बीच में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक। और इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है ना, तो यहां पर बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीरीज में या पैरेलल में, तो कैसे करेंगे। देखो अब आप एक काम करिए, यहां पर ये P और Q, ये 2 पॉइंट आपको पता है, इनके बीच निकालना है। तो आप एक काम करो, बीच में जो जंक्शन है इसको कोई एक नाम दे दो, सपोज इसको नाम देता हूं मैं, C नाम देता हूं। अब जरा यहां पर देखो, ये P से कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं जुड़ा है, और ये डायरेक्ट यहां से कनेक्ट है, यानी कि ये P है तो ये भी P हो, ठीक है। और इसी से ये वायर जुड़ा है, तो ये भी क्या होगा, P होगा। ये काम तो कर सकते हो, कर लिया, ठीक। अब देखो, अब आप क्या करोगे, कॉमन पॉइंट बना लोगे, एक P, और कॉमन पॉइंट क्या है इसमें, ये C, और अगला कौन सा है, Q, ये आपने बना लिया, ठीक। इसके बाद P से कौन कनेक्ट है, मतलब P और C के बीच में एक रेजिस्टेंस, यानी कि यहां पर आपको एक रेजिस्टेंस मिल गया, दिस, राइट। अच्छा, P, ये P है ना पूरा, और ये भी किसके बीच में, C के बीच में, तो यानी कि आपको यहां से एक और रेजिस्टेंस मिल गया, लाइक दिस, ठीक है, ओके भाई। अब देखो जरा, C और Q के बीच में, C और Q के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो इसको मैं यहां लिख लेता हूं, यहां, चलो ऊपर लिख लेता हूं, इसके बीच में भी एक रेजिस्टेंस है, ये देखो, ये हो गया, ये आपका Q। अब देखो, अब जरा ध्यान से देखना, अब ये P है और ये Q है, और P और Q के बीच में क्या है, एक रेजिस्टेंस और है, तो ये P है और ये Q है, तो यानी कि यहां से ये वाला रेजिस्टेंस डायरेक्ट किससे कनेक्टेड है, P से कनेक्टेड है। तो हमने इसकी शक्ल कन्वर्ट करके ऐसे बना ली। तो ऐसे बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना था, यहां पर एक पॉइंट कंसीडर करना था, और ध्यान से देखिए यहां पर जब कोई पॉइंट नहीं दिए रहते तो इसको P मान लो, इसको भी क्या मान लो, P। अगर पॉइंट दिए होते तो बात अलग थी, नहीं थे तो हमने ऐसा मान लिया, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे कन्वर्ट कर लिया। अब देखो, अब बस इसको सॉल्व करना है, ये R है, ये R है, ये R है, ये R है। अब इसमें से भी जो भी चीज आपको पहले समझ में आ रही है उसको सॉल्व करिए। ये दोनों दिख रहे हैं हमको कैसे, पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है, सेम रेजिस्टेंस होता है, तो सेम रेजिस्टेंस हो तो उसका इक्विवेलेंट कैसे निकलता है, R/2, R/N, याद नहीं आया, R/N होता है ना, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, R/2, ठीक। अब ये R/2 हो गया, यानी कि यहां से यहां तक का हमको कितना मिल गया, R/2 मिल गया। अब ये R/2 R के साथ कैसा है, सीरीज में, तो सीरीज में ये ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 3R/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 3R/2। अब ये 3R/2 के साथ ये R कैसा है, पैरेलल में है, तो देखो 3R/2 मल्टीप्लाई R डिवाइडेड बाय 3R/2 प्लस R। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 3R²/2, ये कितना हो जाएगा आपका 5R/2, करेक्ट, 5R/2। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के आपको कितना आ जाएगा, 3R/5 आ जाएगा।
अब देख लो इसमें तो कोई मिल रहा है, ये मिल रहा है, तो ये आपके क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं था, बहुत ही इजी होते हैं इस तरह क्वेश्चन। लॉजिक याद रखिए, जिसके भी रजिस्टेंस निकालना है उसके बीच में एक कॉमन पॉइंट मानकर, और बाकी सब देख लो कि कनेक्शन कहां से कनेक्ट है। अगर कोई पॉइंट नहीं दिया तो सबको क्या मान लोगे आप, पीपी मान लोगे बस, और फिर इसको थोड़ा दिमाग लगा के आप एडजस्ट करोगे, डेफिनेटली आप आंसर ला पाओगे। कोई दिक्कत, मजा आया? चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वायर हैविंग रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इज 6 ओम मीटर, मतलब पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस 6 ओम है, ठीक है। देन फाइंड रेजिस्टेंस अलोंग द साइड ऑफ स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर की एक साइड के अलोंग हमको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, और स्क्वायर की साइड दी है 50 सेंटीमीटर। देखो तो हम एक स्क्वायर बना लेते हैं पहले, तो भाई ये स्क्वायर बना लिया हमने, ठीक है। इसकी किसी भी एक साइड के अलोंग हमको निकालना है, यानी कि ये हमने एक साइड ले ली ए बी, इसी के अलोंग हम निकाल लेंगे रेजिस्टेंस का, ठीक। अब देखो जरा, इस साइड की लेंथ कितनी दी है, 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे मतलब हाफ लेंथ हो जाएगी इसकी, हाफ मीटर। अब पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओम है, तो एक साइड का कितना होगा, 3 ओम होगा कि नहीं होगा? अरे 6 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3, और ये 3 है तो ये भी कितना होगा, 3, और आपको पता है स्क्वायर में आमने सामने साइड इक्वल होती है, तो ये 3 है तो ये भी 3 है, और ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। इतनी बात चमक गई आपको, ठीक। अब देखो जरा, अब हमको क्या निकालना है, किसी भी साइड के अलॉन्ग निकालना, तो ये साइड के अलॉन्ग निकालना है, तो आप देखिए, अब देखो यहां पर जो लेंथ होती है वही तो आपका रेजिस्टेंस होता है, तो ये जो लेंथ में कितना रेजिस्टेंस है, ये पूरा रेजिस्टेंस है। देखो यहां से ये लेंथ स्टार्ट हुई और ऐसे जाकर यहां पर कनेक्ट है, यानी कि ये पूरी लेंथ आपकी काय में जा रही है, सीरीज में जा रही है, तो यानी ये 3 और ये 3 और ये 3 कितना हो गया, 9, ठीक है। और ये 9 जो है वो ए बी के कैसे है, पैरेलल है, तो 3 गुणा 9 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा, मतलब 3 प्लस 9 कितना हो गया, 12, 3 चौक 12, 9/4 आंसर आ गया आपका। तो 9/4 ओम इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आई बात? इस क्वेश्चन को बनाते बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। इनका क्या कहना है कि फाइंड VA माइनस VB, यानी कि A पॉइंट और B पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमको निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो ठीक है, ये हमको रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, इनकी वैल्यू हमको पता नहीं है, ये आपके ऑप्शंस है। तो देखो इसको निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, पहले तो देखो यहां पर एक रास्ता, अगर ये इसकी वैल्यू पता होती तो हम ड्रॉप हल्के निकाल लेते, क्योंकि ये 6 एम्पीयर करंट दी थी, बट यहां पर इनकी वैल्यू नहीं दी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो जाने का रास्ता देखो जाने का रास्ता हम इस तरह से बना सकते हैं, यहां से ऐसे जाएंगे और फिर ऐसे जाएंगे और फिर इसमें से निकल के सीधे हम यहां पहुंच सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहां से अगर हम यहां तक जाते, अच्छा एक चीज और देखिए, ये यहां से यहां तक ये जंक्शन है आपका और ये जंक्शन है, ठीक है। और जंक्शन टू जंक्शन एक ब्रांच होती है, और एक ब्रांच में करंट की वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है। कितनी होती है, सेम होती है, ठीक है भाई। तो अगर यहां पर 6 एम्पियर, तो यहां पर भी कितनी होगी, 6 एम्पियर, यहां पर भी कितनी होगी, 6 एम्पियर, ऐसे जा रही है ना करंट, लाइक दिस, ओके भाई, ठीक है। यहां पर 2 एम्पियर जा रही है, तो ये सब जगह कितनी होगी, 2 एम्पियर। एनीवे बैटरी से कितनी भी करंट जाए वो हमें पता नहीं है, उसकी टेंशन मत लो। आप इधर देखो, पहले यहां पर एक चीज देखो कि यहां पर कितनी करंट जा रही है, 6 एम्पियर करंट जा रही है। अब हम ऐसे जाएंगे, इस तरह से जाएंगे ऐसे। तो अब एक काम करते हैं, देखिए अगर मैं ए का पोटेंशियल VA मान लेता हूं, कितना मान लेता हूं, VA, तो चलो यहां से, अगर हम यहां से जाएंगे ऐसे चलेंगे, रास्ते में रेजिस्टेंस नहीं है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। जैसे हम यहां से टर्न करते हैं हमको एक रेजिस्टेंस मिलता है, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप होगा। और करंट ऐसे आ रही है और करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो साइन कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। मतलब देखो करंट ऐसे आ रही है, हायर टू लोअर आती है, और हम लोअर टू हायर जा रहे हैं, तो हमको साइन कैसा लेना है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव हो जाएगा आपका 5 × 6 यानी कि 30, यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ, 30 वोल्ट हुआ। अब हम ऐसे जाएंगे ऐसे, अब ये माइनस है प्लस, और माइनस से जब भी प्लस जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पोटेंशियल मिलता है। तो ये कितना मिलेगा अपन को, +2 वोल्ट मिलेगा। उसके बाद हमने रास्ता ये बनाया था, यहां पहुंच के, यहां से हमको कहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है, तो वहां पहुंचने पर उसका पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर। बस आ गया आंसर। ये कितना हो गया, ये इधर लेकर आओ और ये उधर ले जाओ, तो कितना हो गया, -30 वोल्ट। तो VA माइनस VB के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, -30 वोल्ट। क्लियर है, ठीक। फिर से सुन लो, इस पोटेंशियल का नाम मैंने क्या रख दिया, VA रख दिया, और ये मैंने रास्ता कंसीडर किया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जंक्शन टू जंक्शन करंट की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो ये एक जंक्शन है, यहां से ये पूरा एक जंक्शन है, यानी कि 6 एम्पियर यहां पर है, तो हर जगह कहती होगी 6 एम्पियर। और करंट ऐसे जा रही है, देखो एरो ऐसे जा रहा है, तो तुम ऐसे मत लगा देना, ऐसे ही लगेगा पूरी ब्रांच में, ठीक है, ओके। तो हमने रास्ता कौन सा बनाया चलने के लिए, यहां से ये रास्ता लिया और हम ऐसे पहुंच गए, ठीक है। और बस, और फिर तो आपको पता ही है, इसका पोटेंशियल VA मान लिया, और अगर हम ऐसे जा रहे हैं और लोअर से हायर जाते हैं तो पोटेंशियल कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और पोटेंशियल ड्रॉप कैसे निकाला जाता है, मल्टीप्लाई करके, करंट का रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है,
और उसके बाद हम कहां पहुंच गए, बीबी के बराबर पहुंच गए। बस इसको सॉल्व कर लिया, आंसर आ गया। तो दिक्कत बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं खुशी। एक और शानदार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इनका क्या कहना है कि फाइंड द करंट I1 इन द गिवन सर्किट। एक सर्किट दिया है, इसमें हमको I1 की वैल्यू निकालनी, ठीक है। यहां पर 2 बैटरी लगी हुई हैं, 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, कैसे निकालेंगे एक बार पॉज करके आप जरूर ट्राई करना। चलिए अब मैं ट्राई करता हूं, देखो कैसे करेंगे। इसको करने के लिए हम एक सिंपल मेथड अडॉप्ट करेंगे, यहां पर पॉइंट मेथड। मतलब एक लोकेशन का हम पोटेंशियल कितना मान लेंगे, 0 मान लेंगे। सपोज जैसे कि मैं यहां का पोटेंशियल, यहां का मुझे नहीं पता यहां पर कितना होगा, लेकिन मैं यहां का अगर पोटेंशियल कंसीडर कर लेता हूं 0 वोल्ट, तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 वोल्ट कर सकते हैं, ठीक ओके। तो यहां का पोटेंशियल 0 वोल्ट है, तो ये भी पोटेंशियल कितना होगा भाई, 0 वोल्ट होगा, ठीक है। अच्छा अब यहां से अगर हम ऊपर जाएंगे तो यहां का पोटेंशियल क्या होगा, तो वो मुझे नहीं पता, ठीक है, क्योंकि 0 वोल्ट से मैं नहीं निकाल सकता। अच्छा एक काम करो, अगर ये 0 वोल्ट है तो यहां से अगर आप ऐसे जाओगे, यहां पर रास्ते में तो रेजिस्टेंस नहीं है, तो मैं मान सकता हूं कि ये वाली लोकेशन का वोल्टेज कितना है, 0 वोल्ट है। कितना वोल्ट है, 0 वोल्ट। अब 0 वोल्ट से अगर मैं इधर जाता हूं तो कितना मेरे को पोटेंशियल ड्रॉ, मतलब कितना पोटेंशियल मिलेगा मेरे को, यहां पर 4 वोल्ट की बैटरी मिली है, तो यहां पर मेरे को मिल जाएगा 4 वोल्ट, क्योंकि जो 0 है तो ये कितना होगा 4, ठीक है, समझ में आ गई बात, ठीक। अब आगे मेरे को एक और बैटरी मिली है, तो यानी कि 4 में ये 2 और जोड़ जाएगा, तो यहां पर कितना वोल्ट हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है भाई, समझ में आ गया भाई। तो यहां से यहां तक इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 4 वोल्ट, और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 6 वोल्ट, क्योंकि आप 6 में से 4 घटाओ तो आएगा तो 2 हो, हाँ, तो ये टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, 6 वोल्ट, यानी कि यहां से यहां तक के बीच का पोटेंशियल कितना है, डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट है। ओके, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा अब ये 6 वोल्ट है और ये रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है, और ये कितना है, 4 वोल्ट है, और ये रेजिस्टेंस कितना है, 1 ओम है। अच्छा अगर आपको पोटेंशियल पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो आप पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, निकाल लोगे, ठीक है। कैसे निकालोगे, 6 × 1, तो यानी कि कितनी करंट फ्लो हो रही है यहां पर, 6 एम्पियर। तो यहां से कितनी करंट चलकर आ रही है, 6 एम्पियर की करंट चलकर आ रही है, ठीक है भाई। अब 4 से यहां पर जाओगे तो यहां पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो आंसर है 4 एम्पियर। तो यहां से 6 एम्पियर आ रही है, यहां से 4 एम्पियर आ रही है, तो किरचॉफ फर्स्ट रूल से ये कितनी हो जाएगी, 10 एम्पियर। तो I1 की वैल्यू कितनी हो गई, 10 एम्पियर। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 10 एम्पियर। क्लियर है भाई, आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए अगर आपको किसी 2 बैटरियां दी हो और डिफरेंट आपको रेजिस्टेंस दी हो, तो आप इसको पॉइंट पोटेंशियल मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी एक लोकेशन का पोटेंशियल आप 0 मानकर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, तो आपको इस चीज आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगी। क्लियर है, मजा आया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लेडर सीरीज है और इसका अगर आप सॉल्यूशन देखोगे ना, तो आपको लगभग 1 पेज का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। इसको मैं एक ट्रिक से कराऊंगा, वो ट्रिक देखना आप क्या ट्रिक रहेगी। देखो इनका क्या कहना है कि P और Q के बीच में ये इस तरह से सीरीज बना के दी है, अप टू इन्फिनिटी गई है, इसको लेडर सीरीज बोलते हैं। अब इसमें आप देखेंगे 2 ओम, फिर 2 ओम, फिर 2 ओम, इसी तरह के सीक्वेंस को यहां पर लगाया गया है। देखो 2 ओम, 2 ओम, फिर 2 ओम, 2 ओम, फिर 2 ओम, 2 ओम, इस तरह से ये चलेगा। तो इसमें क्या है, हम एक सिमेट्री देखते हैं। तो इस सिमेट्री में से एक जो लोकेशन होती है ये वाली, इतना हिस्सा, इसको हम अलग कर लेते हैं, एक यूनिट को हम अलग कर लेते हैं। चलो इसको मैंने एक यूनिट को मैंने इस तरह से अलग कर लिया, ये देखो ऐसे, ये लाइक दिस, इसको मैंने अलग कर दिया। ये कितना है आपका, 2 ओम हो गया, कितना हो गया, 2 ओम हो गया, ये भी कितना हो गया, 2 ओम हो गया, ये भी कितना हो गया, 2 ओम हो गया। लेकिन 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 ये जो मैंने अलग किया है, इसके इन 2 पॉइंट को, यानी कि ये वाला हिस्सा, इसको मैं A मान लेता हूं, इसको मैं B मान लेता हूं, तो A और B को मैंने अलग कर दिया। तो A और B का जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसको मैं यहां लिख रहा हूं, A और B का जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा मैंने उसको कितना मान लिया, X मान लिया, सब कुछ कितना मान लिया, X, ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, अब आप देखो इन दोनों को आप सॉल्व करोगे तो इन दोनों का ये कैसे कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में है। देखो इसका पहला एंड, इसका पहला एंड 1 पॉइंट से, इसका दूसरा 1 पॉइंट से पैरेलल। तो इन दोनों को सॉल्व करके सपोज हमारा आता है बाय, कितना आता है, बाय। तो अब मैंने क्या लिखा, पद क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा 2 ओम, इसके बाद ये आपका बाय हो जाएगा, और ये कितना हो गया, 2 ओम हो गया। तो ये 2 ओम हो गया, ये 2 ओम हो गया, ये कितना हो गया, बाय ओम हो गया। अब आप देख रहे होगे ये P है और ये भी क्या है, Q है। अब ये किस ऑर्डर में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। अगर आप इसको ध्यान दोगे 2 और 2 कितना हो गया, 4 ओम हो गया। यानी कि इन सबको ऐड करने पर जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में PQ की वैल्यू आएगी वो 4 ओम से क्या होगी, ज्यादा होगी, 4 ओम से ज्यादा होगी ना, ठीक। अगर ये चीज अगर आपने दिमाग में बैठा ली तो आप इसका आंसर तुरंत ले आओगे। अगर आप इसको सॉल्व करोगे प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ तो दिमाग खराब हो जाएगा, 1-1.5 पेज का आपका सॉल्यूशन रहेगा। अब देखो मैं क्या बताना चाहता हूं, इतनी बात अगर आपको समझ में आ जाती है कि मैंने पहले इसमें से एक यूनिट को अलग किया और जो बच गया उसको A और B के बीच में मैंने X मान लिया।
ये दोनों पैरेलल में है, इनको हम सॉल्व करेंगे, जो भी इसका आंसर आएगा वो मैंने किसके बराबर मान लिया, बाई के बराबर मान लिया। तो हमारा सर्किट केवल इतना सा रह गया। अब इतने में ये तीनों सीरीज में है, सीरीज में यानी कि 2 और 2 कितना है 4, तो यानी कि जो P और Q के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू P 4 ओम से ज्यादा आ गई। ठीक है, अब यहां पर ट्राई कर लो। अब ट्राई करते हैं, देखो √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.7 होती है, और 1.7 में से 1 जाएगा तो 0.7 आएगा, 0.7 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे 4 नहीं आएगा। ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इधर आओ, अब इधर हम बात करें, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.7 और ये कितना है 1, यानी कि ये आ गया 2.7 और 2.7 में मल्टीप्लाई करोगे 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो ये सही लग रहा है। इसमें रखोगे नहीं आएगा, इसमें रखोगे नहीं आएगा, तो यही आपका आंसर है। बस बताओ। तो अगर आप इस सीक्वेंस से, देखो आप प्रॉपर सॉल्व भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप इस सीक्वेंस से सॉल्व करोगे ना तो तुरंत आप इसका आंसर ले आओगे। फिर से सुन लो, जो सिमेट्री है, देखो 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम सिमेट्रिकल लग रहा था हमको, ठीक, तो हमने एक यूनिट को अलग कर दिया। जो यूनिट अलग किया उसको ए और बी के बीच में क्या मान लिया, एक्स मान लिया। इन दोनों को हम जो सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी उसको हमने बाई के बराबर मान लिया। तो ये हमारा सर्किट इतना सा हो गया। अब 2 और 2 कितना होता है 4, यानी कि इसकी वैल्यू बाय को जोड़ने में भी कुछ ना कुछ आएगी ना, यानी कि P और Q के बीच में जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 4 ओम से ज्यादा होगा। और उस सीक्वेंस को जहां पर फिट कर दो, जो भी ऑप्शन में मैच कर जाएगा वही आपको क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? पसंद आया तो इस तरह से सीक्वेंस लगा के आप इस तरह के क्वेश्चन का आंसर जल्दी से ला सकते हो, और यही वाला क्वेश्चन आपको कैपेसिटर में भी देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों हमसे कि अ बैटरी ऑफ ईएमएफ, एक बैटरी का ईएमएफ, तो ये हमने बना दी एक बैटरी जिसका ईएमएफ हमको कितना दिया है 10 वोल्ट दिया है। ठीक है भाई, विथ इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम, तो ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो गया 1 ओम। ठीक है भाई, इज बीइंग चार्ज बाय 120 वोल्ट डीसी सप्लाई। तो डीसी सप्लाई एक बैटरी है, इससे हम इसको क्या कर रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं 120 वोल्ट। ठीक है, और उसका उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है कितने ओम का, 10 ओम का, राइट। सप्लाई यूजिंग आर सीरीज रेजिस्टेंस 10 ओम। ठीक है भाई, 10 ओम का इसके में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ठीक है, ओके। तो हमको क्या पूछा जा रहा था, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, यानी कि इसके अक्रॉस ये जो ईएमएफ है इसके अक्रॉस हमको टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है। यहां कितनी टर्मिनल वोल्टेज बनी, यानी कि V की वैल्यू हमको निकालनी। अब आपको टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला पता है, V इक्वल टू क्या होता है, E प्लस आई इंटू आर। चार्ज करते समय प्लस आता है और डिस्चार्ज करते समय माइनस आता है। हम तो चार्ज कर रहे हैं तो प्लस आएगा। ठीक, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमको क्या क्या पता होना चाहिए, E पता है, आंसर है E पता है, R पता है, आंसर है पता है, R पता है, I नहीं पता तो I निकालो। I कैसे निकालोगे, तो सुनो, देखो इस बैटरी के कारण करंट जो फ्लो होगी वो इस क्लोज लूप में होगी, ऐसे ऐसे, देखो ऐसे। तो देखो ये कितना है 120 वोल्ट है, तो हम ऐसे जाएंगे, और ये कितने वोल्ट की है 10 वोल्ट की है, तो 120 में 10 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 110 वोल्ट बचेगा। ठीक है, अब टोटल रेजिस्टेंस कितना है 1 और 10, तो यानी कि कितना हो गया 11 हो गया। ठीक है, कितना हो गया 11 हो गया। तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, ये आपका कैंसिल हो गया, 10 एम्पियर आ गई है। ठीक है, ओके जी, 10 एम्पियर करंट की वैल्यू आ गई। अब करंट की वैल्यू हमको पता चल गई, इस फॉर्म में रख दो, बस आ गया आंसर। ई की वैल्यू कितनी है भाई 10 वोल्ट, और आई की वैल्यू कितनी है 10, और इंटरनेशनल कितना है 1, यानी कि आप जोड़ेंगे कितना हो गया 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं था। इस क्वेश्चन को ट्राई करते, काफी शानदार क्वेश्चन है, नीट 2020 में पूछा गया। देखो क्वेश्चन क्या है कि अ रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप, एक रेजिस्टेंस वायर को लेफ्ट गैप में कनेक्ट किया गया है। सपोज इसका नाम मैं रख देता हूं R। ठीक है, ओके जी, आगे पढ़ते हैं। इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज, ओके, बैलेंस आ 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप, इसके राइट गैप में जो कि S की वैल्यू है, जिसको 10 ओम से क्या किया गया है, 10 ओम से क्या किया गया है, बैलेंस किया गया है। ठीक है, ओके। आगे इन्होंने क्या कहा है कि एट अ पॉइंट विच डिवाइड्स द ब्रिज वायर। अब देखो ये यहां से अपन ने ब्रिज वायर बनाया, यहां पर आपको पता है गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, और ये यहां से कनेक्ट होके इसको बैलेंस किया, और किस रेशियो बैलेंस किया वो उन्होंने बताया 3:2, 3:2 में इसको बैलेंस किया है। ठीक, अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर, यानी कि ये जो रेजिस्टेंस वायर है ये वाला ये इसका जो लेंथ है, सपोज इसका लेंथ हम कुछ भी मान लेते, चलो L मान लेते हैं। ठीक है, लेंथ कहां लिखा है, इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज, कितनी दी है 1.5 मीटर, कितनी दी है भाई 1.5 मीटर। ठीक है भाई 1.5 मीटर। देन द लेंथ ऑफ 1 ओम, तो हमको बताना है कि 1 ओम
देन द लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस वायर। तो 1 ओम मतलब क्या बोल रहा है, फिर सुन लेते हैं। देन द लेंथ ऑफ, यानी कि 1 ओम रेजिस्टेंस के लिए उसकी लेंथ क्या होगी, उसकी लेंथ क्या होगी 1 ओम रेजिस्टेंस के लिए। तो देखो भाई, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमको पता है, क्या पता है आपको, दिस अपॉन दिस, यानी कि r अपॉन 10 इक्वल टू दिस अपॉन दिस 3/2, ये हमको पता है। इसका रेशियो, इन दोनों का रेशियो डिवाइड इक्वल टू इन दोनों का रेशियो, ठीक है भाई। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा आपका 5 टाइम्स में, और ये r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 15 ओम आ जाएगी। ठीक, ये 15 ओम आ गई। अब ये जो अननोन रेजिस्टेंस है R, इसकी लेंथ दी है 1.5 मीटर, और 1.5 मीटर के लिए जो रेजिस्टेंस आया वो कितना है, 15 ओम आया है। तो हमसे पूछा रहा है कि 1 ओम के लिए, तो अगर मैं इसको 1 ओम मानता हूं तो 15 का चला जाएगा, नीचे चला जाएगा भाई मेरे। अच्छा देखो, फिर से ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। देखो 15 ओम के लिए इसकी लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर है। तो 1 ओम के लिए कितनी होगी, तो 1.5 डिवाइडेड बाय 15 मीटर होगी। ठीक है, इसको आप सॉल्व करते हैं। देखो 1.5 डिवाइडेड बाय 15, पॉइंट हटाओगे तो एक 10 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो 10 की पावर -1 मीटर, ये इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ। फिर से सुन लो, मैं फिर से बताता हूं आपको। देखो, अ रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप, एक रेजिस्टेंस वायर को लेफ्ट गैप में कनेक्ट किया गया है, ठीक है, ऑफ अ मीटर ब्रिज। बैलेंस आ 10 ओम रेजिस्टेंस, 10 ओम के रेजिस्टेंस द्वारा इसको बैलेंस किया गया है। इसको कहा जुड़ा है, राइट गैप में जुड़ा है, एट अ पॉइंट विच डिवाइड द ब्रिज वायर। और जो ब्रिज का वायर है, यानी कि ये जो वायर है ए बी, इसको जो बैलेंस पॉइंट है उसको 3:2 में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। अब हमसे पूछ रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर, अगर इस रेजिस्टेंस वायर की लेंथ इतनी है तो हमको बताना है कि 1 ओम के लिए लेंथ कितनी होगी। ठीक है, तो हमको पता है, प्रिंसिपल तो पता ही है, दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, चलो, तो अपन ने क्या किया, इसको इसके रेशियो में रखा और इसको इसके रेशियो में रखा, कैंसिलेशन वगैरह हो गया, आर की वैल्यू आ गई। तो ये आर की वैल्यू आई है, और आर की लेंथ कितनी है, इतनी है। तो 15 ओम रेजिस्टेंस कितनी लेंथ के लिए, इतनी लेंथ के लिए है। तो 1 ओम का रेजिस्टेंस कितनी लेंथ के लिए होगा वो हमको पूछा है, तो इसको नीचे ले गए, सॉल्व किया, 10 की पावर कितना आ गया, -1 आ गया। तो 1 ओम रेजिस्टेंस के लिए इतनी लेंथ होगी। तो ये नीट में 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। कंसेप्ट वही था, बस लैंग्वेज में थोड़ा सा घुमा फुरा के इसको दिया, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बना लेंगे। कोई दिक्कत, मजा आया, समझ में आया? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2018 में, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, थोड़ा सा लॉजिक का ध्यान समझना। अ बैटरी कंसिस्ट ऑफ अ वेरिएबल नंबर्स n ऑफ आइडेंटिकल सेल, यानी कि सबके जो भी सेल है सारे एक जैसे, यानी कि एक जैसे ईएमएफ के हैं, ओके। और हर सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो कितना है, R है। ठीक है भाई, अब आगे उन्होंने कहा कि विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो सीरीज में कनेक्ट कर दिया। देखो सीरीज में कनेक्ट कर दिया, इसको ऐसे, ये ऐसे, ये सीरीज में कनेक्ट है, और ये n सेल्स हैं। कितने सेल्स हैं, n सेल्स हैं, सबका रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, R है। ठीक है भाई, द टर्मिनल ऑफ द बैटरी आर शॉर्ट सर्किट, यानी कि ये एक बैटरी का पॉजिटिव, मतलब ये सीरीज में कनेक्ट है, तो यहां से हमको प्लस मिलेगा, यहां से हमको माइनस मिलेगा, इनको आपस में शॉर्ट सर्किट करा दिया विदाउट रेजिस्टेंस लगाए, मतलब बिना लोड लगाए इनको आपस में क्या करा दिया, इन लोगों ने शॉर्ट सर्किट करा दिया। उसके बाद यहां पर जो करंट बनी होगी उस करंट की वैल्यू क्या है, मतलब शॉर्ट सर्किट एंड द करंट आई इज मेजर, मतलब शॉर्ट सर्किट करा के करंट को मेजर किया। और फिर आगे ये कह रहा है कि विच ऑफ द ग्राफ शो द करेक्ट रिलेशन बिटवीन आई एंड एन, यानी कि जितने सेल लगाए हैं उनके बीच में और आई के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक, अच्छा, सीरीज में करंट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, तो ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो देखो सीरीज में ईएमएफ का फॉर्मूला क्या, सॉरी ईएमएफ कितना होता है, ऐड हो जाता है तो एनई, सीरीज में रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाता है तो कितना हो जाता है, एनआर। तो एक्सटर्नल रेजिस्टर लगा नहीं है तो इसलिए क्या रहेगा, एनआर रहेगा। तो एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो ई अपॉन क्या हो जाएगा, आर, यानी कि आई नॉट डिपेंडेंट एन। तो यानी कि अगर आई एन पर डिपेंड नहीं कर रही है तो हमारा इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, केवल इसको छोड़ के। तो एन चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा करेक्ट में। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा सा लॉजिक लगा के आंसर लेकर आ सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन नीट में पूछा हुआ था। देखिए, इनका ये कहना है कि 40 इलेक्ट्रिकल बल्ब्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, 40 बल्ब्स हैं, उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है। ठीक है, उनका जो भी रेजिस्टेंस हो, हमने मान लिया कि 40 बल्ब्स है जिनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो मैं सबका रेजिस्टेंस कितना मान लेता हूं, 40R मान लेता हूं, 40R हो। ठीक है, जो भी रेजिस्टेंस रहा हो। अब इन्होंने ये कहा है कि आर कनेक्टेड सीरीज एक्रॉस था सप्लाई वोल्टेज, इनके बीच सप्लाई कितनी दी गई है,
इनके बीच सप्लाई दी गई है 220 वोल्ट की सप्लाई दी गई है, ठीक है भाई। ओके, आफ्टर वन बल्ब इज फ्यूज्ड, अब देखो सीरीज में इन्होंने लगाया है, उसमें से एक बल्ब क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। द रिमेनिंग 39, अब एक बल्ब फ्यूज हो गया 40 में से, तो जो 39 जो बल्ब बने हैं आर कनेक्टेड अगेन इन द सीरीज। देखो 40 बल्ब थे, उनको सीरीज में जोड़ा, इतनी सप्लाई दी, उसमें से एक बल्ब फ्यूज हो गया, और जो फ्यूज होने के बाद जो रिमेनिंग अपने पास बल्ब बच गए उनको फिर से सीरीज में जोड़कर सप्लाई दी। ओके, सेम सप्लाई दी, तो इल्यूमिनेशन विल बी, तो इल्यूमिनेशन आपसे पूछ रहे हैं, तो क्या पूछा जा रहा है कि मोर विथ 40 बल्ब्स देन विथ 39, ठीक है। दूसरा आपसे ऑप्शन पूछा जा रहा है कि मोर विथ 39 बल्ब्स देन विथ 40, तो 40 के कंपैरिजन में 39 से ज्यादा इल्यूमिनेशन होगा या 39 के कंपैरिजन में 40 से इल्यूमिनेशन होगा, तो ये दोनों तो रॉन्ग लग रहा है, इन्हीं में से कोई एक सही होना चाहिए। अब देखो मैं लॉजिक आपको बताता हूं, आपको पावर का फॉर्मूला याद है, वोल्टेज और रेजिस्टर के कंपैरिजन में तो V स्क्वायर अपन क्या होता है, R होता है। तो देखो वोल्टेज हमको कितनी दी है, 220 वोल्ट स्क्वायर, और रेजिस्टेंस हमको नहीं पता है, तो 40 R में मान लेता हूं उसको, कितना मान लेता हूं 40 R। अब जरा यहां पर आपको सॉल्व नहीं करना, रेजिस्टेंस नहीं निकालना, देखो लॉजिक लगाओ, देखो लॉजिक क्या लगाओगे, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, इस सिचुएशन में रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब यहां पर एक बल्ब फ्यूज हो गया, उसकी जगह 39 लगाया, यानी कि एक रेजिस्टेंस कम हो गया, तो रेजिस्टेंस कम हुआ है तो पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो यस, तो ऑप्शन कहां जाएगा हमारा, मोर विथ 39 बल्ब देन विथ 40। क्या मैं जो आपको बताऊं समझ में आई बात, फिर से सुन लो। इसमें देखो पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो पावर का सीधा सीधा रिलेशन किससे, रेजिस्टेंस से। पहले 40 बल्ब के कारण रेजिस्टेंस था, उसके कारण कुछ पावर बनी, अब उसमें से एक बल्ब को हटा दिया, मतलब एक रेजिस्टेंस कम कर दिया, तो रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, तो पावर तो बढ़ी जाएगी ना, तो पावर बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब 39 बल्ब, सो मोर विथ 39 बल्ब देन विथ 40 बल्ब, तो 39 बल्ब की जो पावर होगी वो 40 बल्ब के कंपैरिजन में क्या होगी, ज्यादा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, तो ठीक है। तो इस क्लास में हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी के सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे लगभग मैंने आपको करा दिए हैं, कुछ बच जाएंगे उनको मैं नेक्स्ट क्लास में कराने का प्रयास करूंगा, तो ज्यादा लंबी क्लास ना हो जाए इसलिए इसको यहीं पर हम विराम देंगे। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक जरूर कर देना, और किस टॉपिक पे आप क्लास चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।